बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। आज का हमारा टॉपिक वस्त्र विज्ञान में वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण क्या है? मनुष्य प्राचीन काल से वस्त्रों का प्रयोग करता आ रहा है। आदिकाल में मानव को जब अधिक ज्ञान नहीं था, उस समय व्यक्ति जानवरों की खाल, पेड़ की छाल, पेड़ की पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था। धीरे धीरे विज्ञान की उन्नति के साथ मनुष्य ने पहनने एवं घरेलू कार्य में प्रयोग लाए जाने वाले वस्त्रों को तैयार करने के लिए रेशम, रुई तथा सन के रेशों का प्रयोग किया। अधिकांश वस्त्र आज भी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे, कुछ जानवरों तथा कीड़ों आदि से तथा कुछ खनिज रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ये नवीन रेशे हैं, जैसे नंबर 1 रूपांतरित, नंबर 2 मिश्रित या कृत्रिम। वे लगभग प्राकृतिक रेशों के समान ही दिखाई देते हैं। रेशों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों को इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, इस बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति में किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते हैं। पशुओं तथा नन्हे कीड़ों से वनस्पतिक एवं प्राणिज रेशों के अतिरिक्त कुछ रेशे खनिज से भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक रेशों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। हम पहले रेशे के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 वनस्पतिक रेशे। वनस्पतिक रेशे क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वनस्पति संबंधी रेशों का निर्माण सेलुलोज के माध्यम से ही होता है। यह पौधे के कोषों का मुख्य तत्व होता है। कपास में सेलुलोज 91% तथा लिनन में 70% होता है। सेल्यूलोज जो समस्त रेशों का सूत्र होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मिश्रित होता है। ये रेशे अम्ल के घोल से नष्ट हो जाते हैं। वनस्पतिक रेशों में सबसे पहला पॉइंट आता है कपास यानी कॉटन। कपास क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। यह रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास का पौधा 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसमें पहले फूल निकलते हैं। जब ये झड़ जाते हैं तब कपास के कोए बनना आरंभ हो जाते हैं। कपास पौधों के बीज के चारों ओर रेशे के रूप में लिपटी हो रहती है। इसको बीज का बाल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा रेशा है जो पौधे के बीज के चारों ओर से घेर लेता है। जलवायु, भूमि के उपजाऊपन आदि के प्रभाव से कपास के रेशे लंबाई, प्रकार तथा विशेषताओं में भिन्न प्रकार के होते हैं। जानेंगे कोए। कोए क्या होता है? कपास के कोए जब फटते हैं तब उनमें से रेशों को एकत्रित कर लिया जाता है। उससे बिनौले निकालकर गांठ बांधकर मशीनों में भेजी जाती है, जहां रुई को धुनकर छोटे तथा बड़े रेशे अलग करके पोनियां बनाई जाती हैं। पोनियों में से हाथ या मशीन द्वारा खींचकर ऐंठन सूत तैयार किया जाता है। इस सूत को फिर से मशीनों में कपड़ा बुनने को भेज दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है लिनन। लिनन क्या है, इस बारे में जानेंगे। यह रेशा सन के पौधे से तने से प्राप्त किया जाता है। सन उन सभी प्रदेशों में उत्पन्न होता है जहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है और जिसमें पर्याप्त नमी पाई जाती है। रूस के बाल्टिक प्रांत में जब जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, आयरलैंड
अमेरिका के कुछ भागों में सन के पौधे बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। इस पौधे की उपज वार्षिक होती है तथा इस पौधे की अधिकतम ऊंचाई 40 इंच से 60 इंच तक होती है। पौधे का तना बेलनाकार तथा सीधा होता है। इसके फूल पीले तथा नीले रंग के होते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है तो बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाते हैं। तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधे को जड़ सहित उखाड़ने से लंबे तथा बिना टूटे रेशे हमें प्राप्त होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कापोक। कापोक क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। यह भी एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका रेशा कपास के रेशे से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। इसका रेशा कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा पेटी, चटाई आदि के लिए उपयोगी होता है। हमारा अगला पॉइंट है जूट। जूट क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। इस पौधे का नाम भारतीय शब्द टाट से लिया गया है, जिसका तात्पर्य उलझा हुआ होता है। इसका संकेत रेशे के असमान रेशों से है जो एक दूसरे से शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। भारत में इस रेशे का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल हस्त उद्योग के क्षेत्र में किया जा रहा है। संस्कृति की प्राचीन में टाट या जूट के पौधे को घर का प्रिय पौधा बताया जाता है। जूट ऐसे किसी भी देश में उत्पन्न किया जा सकता है। पाकिस्तान तथा भारत में जूट सबसे अधिक उत्पन्न होता है। जूट के पौधे की लंबाई, का पौधा 5 फुट से लेकर 12 फुट तक ऊंचा होता है। इसका तना मनुष्य की उंगली के बराबर मोटा तथा बेलनाकार होता है। इसके ऊपरी सिरे के अतिरिक्त इसमें कोई ढाल नहीं होती। जब इसके पौधे के फूल मुरझाने लगते हैं तो इसकी फसल काटने के योग्य हो जाती है। इससे पहले पौधों को काट लिया जाता है तो तंतु कमज़ोर हो जाता है। तंतु कोषों के समूह से निर्मित होता है, जिसकी सीमाएं बहुत विभिन्न रूपों में स्पष्ट रूप से बटी होती हैं। उत्तम श्रेणी का जूट पीले रंग का होता है तथा इसकी चमक रेशम के समान होती है। यह छूने में चिकना तथा कोमल होता है। जूट का तंतु सन या हेम्प की तुलना में कम मजबूत होता है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती, किंतु वातावरण में इसमें 13% तक नमी पाई जाती है। भारत में अधिकतर जूट का प्रयोग अनाज, कॉफ़ी भरने, कपास, ऊन की गांठों के बांधने के काम में लाया जाता है। अगला पॉइंट है हेम्प। हेम्प क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में हेम्प का प्रयोग भी उसी समय से प्रारंभ हो गया है जब से सन का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, किंतु इसमें सन के समान श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्रोद्योग में लिनन नहीं ठहर सका। इसका प्रयोग रस्सी, जूते के तले तथा कागज़ आदि बनाने के लिए किया गया। मुख्यतः हेम्प की पैदावार चीन, मैक्सिको, रूस, वेस्ट इंडीज तथा भारत में होती है। मनीला में होने वाला हेम्प सफ़ेद रंग का होता है। भारत में हेम्प फसल तथा बाड़ पौधों के रूप में उत्पन्न किया जाता है। भारत में यह अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में उत्पन्न किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है
प्राकृतिक रेशों में नंबर 2 जांतव रेशे। जांतव रेशे क्या होते हैं? जांतव रेशों के अंदर क्या क्या तंतु आते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। ऊन तथा रेशम जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः उन्हें जांतव तंतु के नाम से पुकारते हैं। इसमें जांतव रेशों में हमारा पहला टॉपिक है ऊन। ऊन क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। यह ऊंट, खरगोश, बकरी, घोड़े तथा अन्य प्रकार के जानवरों के बालों से प्राप्त रेशों से भी प्राप्त होता है। जांतव रेशे में हमारा दूसरा टॉपिक है रेशम। रेशम क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। यह एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें रेशम के कीड़ों के नाम से पुकारते हैं। इन कीड़ों में से एक द्रव पदार्थ निकलता है जो उनके शरीर के चारों ओर घेरे से रूप में संग्रहित होता जाता है। यह हवा लगने के कारण सूखता जाता है तथा एक लंबे सूत्र का रूप धारण कर लेता है। रेशम सहसूत के पेड़ों पर पाया जाता है। सहसूत के पेड़ों पर पाए जाने के बाद रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है। रेशम के कीड़ों की आयु 2 मास की होती है। इतने कम जीवन में ही वे 4 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। रेशम के कीड़ों की 4 अवस्था इस प्रकार हैं। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा, नंबर 4 कीड़ा। प्रत्येक अंडे से लार्वा निकलता है। यह तेजी से शहतूत के पत्ते खाता है और बढ़कर 3.5 इंच लंबा कैटरपिलर बन जाता है। इन रेशों के निर्माण में प्रोटीन प्रमुख तत्व होता है। ये प्रोटीन रेशे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के सम्मिश्रण से बनते हैं। तो आगे बात करते हैं नंबर 3 खनिज रेशे। खनिज रेशे क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सोना, चांदी तथा अन्य धातु के खिंचे हुए तार ही खनिज रेशों के रूप में प्रयोग होते हैं। ज्वलनशील तंतुमय धातु ही प्राकृतिक खनिज रेशे हैं। इनका उपयोग आग बुझाने वाली पोशाकों, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने के काम में किया जाता है। हमारा पहला टॉपिक था प्राकृतिक रेशे, जिसके अंदर हमने वनस्पतिक रेशे, कपास, कोए, लिनन, कापोक, जूट तथा हेम्प पढ़ा। नंबर 2 में जांतव रेशे, जिसमें हमने ऊन और रेशम के बारे में जाना। हमारा दूसरा टॉपिक है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। कृत्रिम विधि से वस्त्र निर्माण के योग्य जो रेशे बनाए जाते हैं वे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनके निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है उनके रेशे अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्यतः रेशे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानवकृत रेशा, नंबर 2 रासायनिक रेशा। नंबर 1 मानवकृत रेशा। मानवकृत रेशा क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। मानवकृत रेशा का सामूहिक नाम रियोन रखा गया है। इन रेशों का निर्माण लकड़ी के भीतर की लुगदी, बांस, अन्न के दानों के भीतर के भाग आदि से होता है। इनके आकार को तथा विशिष्ट गुणों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। रियोन कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रियोन के मुख्य प्रकार हैं जैसे नाइट्रो सेल्यूलोज, बिक्सस,
एवं कुप्रामोनियम। हमारा अगला टॉपिक है नंबर 2, रासायनिक रेसे। रासायनिक रेसे क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। रासायनिक रेसों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। पहले इनसे नायलॉन सॉल्ट बनता है, बाद में उसके फेंक बनाकर पिघलाकर महीन छिद्रयुक्त नली में से निकाला जाता है। इसके सूख जाने पर सुंदर वस्त्र उपयोगी रेसे तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार और आकृति दी जाती है। रासायनिक रेसे कई प्रकार के होते हैं। ये रेसे अत्यंत टिकाऊ होते हैं। इनकी देखभाल भी अत्यंत सरल है। ये रेसे पहनने पर भी इनके आकार तथा रूप में कोई अंतर नहीं आता। इन रेसों से निर्मित वस्त्रों को भी विभिन्न रूप दिया जा रहा है। इन्हें छोटे छोटे रेसों के रूप में बनाकर तथा बंटकर गर्म कपड़ों की तरह भी तैयार किया जाता है। इसके प्रकार निम्न हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, ऑरलॉन आदि। हम जानेंगे मिश्रित रेसे क्या होता है। मिश्रित रेसे आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार के रेसों का निर्माण किया गया है जो भिन्न भिन्न प्रकार के रेसों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। इस प्रकार निर्मित वस्त्रों में मिश्रित रेसों के गुण आ जाते हैं। इनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे टेरिकॉट, टेरीबूल, कोटसबूल आदि। हम आगे जानेंगे रेसों के आवश्यक गुण। रेसों के आवश्यक गुण क्या होते हैं। अब हम रेसों के आवश्यक गुणों के बारे में जानेंगे। रेसों के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं। सभी प्रकार के रेसों को वस्त्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है। पहनने वाले या घर में प्रयोग आने वाले वस्त्रों के रेसों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1, वस्त्र बनाने के जिन रेसों का उपयोग किया जाए वे पर्याप्त मात्रा में लंबे तथा मजबूत होने चाहिए। पहनने योग्य वस्त्र, घर के उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्र कोमल एवं हल्के होने चाहिए। इसलिए रेसों में भी इसी प्रकार की उत्तमता होना अनिवार्य है। नंबर 2, रेसों में तरल पदार्थ को सोखने का गुण होना चाहिए, जिससे रंगने या सफ़ेद करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। यह गुण इसलिए भी आवश्यक है कि पहने हुए वस्त्र शरीर के गीलेपन को सोख सकें तथा बाहर निकाल सकें। सूती और लिनन के कपड़ों के रेसों में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसलिए इन वस्त्रों को ग्रीष्म ऋतु में पहनने से ठंडक मिलती है। नंबर 3, रेशा लंबा तथा सुंदर होना चाहिए। इनमें प्राकृतिक चमक भी होनी आवश्यक है। नंबर 4, घर के प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए निरंतर धुलाई की भी आवश्यकता होती है। रेशा ऐसा होना चाहिए जो धुलने से नष्ट ना हो। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।